कहते हैं इस जगह किसी दूसरे राजा का रुकना वर्जित है, क्योंकि यहाँ के राजा स्वयं भू पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। बेताल पच्चीसी और सिंहासन बत्तीसी की कहानियां आज भी यहाँ कही जाती हैं। काल अर्थात समय, और उस काल के ऊपर भी जो नियंत्रण करता है वह महाकाल है। श्रीमद् भागवत गीता में लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को मोक्ष या उसकी मुक्ति तभी होगी जब पूरे 3 जन्म वो कोई पाप ना करे, यानी पूरे 3 जन्म वो पाप विहीन रहे। कई बार रोजमर्रा की जिंदगी में परेशानियों से हम भगवान के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान लगा देते हैं। इस पर मुझे एक कविता याद आती है जिसमें हास्य है, व्यंग्य है और सियासी काट भी। कहते हैं 3 जन्म मोहे पापहीन हो, तब तुम पे इल्जाम धरूं, मेरो घर तुम जम के लूटो और मैं तुमको सरकार कहूं। 25 बामन 24 ठाकुर और कितने मुस्लिम सरकार भरूं, इनसे काम ना बनतो हो तो कोई नई जात तैयार करूं। 3 जन्म मोहे पापहीन हो, तब तुम पे इल्जाम धरूं। श्री महाकाल की नगरी उज्जैन में आपका हार्दिक स्वागत है। उज्जैन कहा जाता है जब विज्ञान के तर्क समाप्त हो जाते हैं तब अध्यात्म का प्रभाव नजर आने लगता है। इसी कड़ी से जुड़ा हुआ है यहाँ किसी और शक्तिशाली व्यक्ति का रात में ना रुकने का रहस्य। भाई यहाँ पर हमें मिस्टर विजय मिले जिनका अपना यहाँ पे एक होटल है, और इनसे वैसी मेरी ना बात हुई कि मान्यता है यहाँ पर उज्जैन में कि कोई यहाँ पे राजा रुकता नहीं है, रुक नहीं सकता, रात में नहीं रुक सकता। ये महाकाल का जो है वो स्थान है, वो किसी को अलाउ नहीं करते रुकने के लिए। ऐसा है, महाकाल राजा है ना यहाँ स्वयंभू हैं, वो खुद है यहाँ पे। दूसरा राजा रुक नहीं सकता यहाँ पे, कोई दूसरा राजा। अच्छा, अब तो एक मेरे ख्याल से बड़ी पशोपेश वाली स्थिति ये हो गई है कि अब जो सीएम बने हैं जी। वो तो उज्जैन से ही हैं। हाँ, वो है, बिल्कुल सही बात है ना। क्या है नाम है उनका? डॉक्टर मोहन यादव जी। यस। तो अब क्या रहेगी स्थिति? उनको मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझको मेरी कम उम्र में नॉलेज है, उनको कहीं बाहर रहना ही पड़ेगा। मतलब जैसे उज्जैन छोड़ के या तो भोपाल, अच्छा, उनको मिलेगा इसे बंगला, अच्छा, प्लस या तो इंदौर, या तो 99% 100% चांस है वो भोपाल में ही रहेंगे। भोपाल में रहेंगे। अच्छा ना, हाँ, आना जाना ऐसा है ना। ये हिस्ट्री रही है वैसे, बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। मान्यता है, पता नहीं सच है झूठ है। नहीं, ये हकीकत है। मैं 2 एग्जांपल्स बताता हूँ आपको। एक हकीकत है, एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी होते थे मोरारजी देसाई, वो यहाँ पे रहे और अगले दिन उनकी सरकार गिर गई। बिल्कुल, ये हकीकत है। और दूसरी एग्जांपल है, कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर होते थे मिस्टर येदुरप्पा जी, वो यहाँ पे एक रात रह गए और मेरे ख्याल से हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर वो सरकार जो है उनकी चली गई। तो मान्यता है, देखते हैं। चलो, महाकाल बाबा ही का राज है, तो कोई दूसरा राजा नहीं रुक सकता। दूसरा राजा नहीं रुक सकता है। चलो, शुक्रिया जी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। हेलो। आज आप देखेंगे उज्जैन के कुछ बेहतरीन जायके और महाकालेश्वर मंदिर की प्रसिद्ध भस्म आरती। साथ ही आपको बताने की कोशिश करूंगा महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास और उससे जुड़ी कुछ रोचक बातें। उज्जैन में जब नाश्ते का जिक्र होगा तो आलू पूरी का नाम सबसे अव्वल आएगा। मैं इस वक्त खड़ा हूँ उज्जैन में गोपाल मंदिर के ठीक सामने, और दिन की शुरुआत करने जा रहा हूँ जी एक यहाँ की बेहतरीन आलू पूरी वाले से। इसका नाम है भोला गुरु। आई थिंक बड़ा नोन प्लेस है उज्जैन के अंदर, और जहाँ तक मेरे को इसका यूएसपीज पता है, लहसुन प्याज नहीं होते इनके, एंड माखन बड़े बड़े मशहूर हैं इनके। आइए जी ज़रा जायज़ा लेते हैं उज्जैन के जायकों को और शुरुआत करते हैं भोला गुरु से। अगर लोकेशन की बात करूं तो गोपाल मंदिर जो बड़ा बाजार के बीचों बीच बना हुआ है, उसके सामने सड़क आपको ठीक ले जाएगी सराफा बाजार के नज़दीक, जहां थी मेरी आज की पहली मंजिल भोला गुरु। करीबन 100 साल पुरानी इस दुकान का आलू पूरी में बड़ा नाम है। This is since 1924। और इसको चलाते हैं यहाँ अजय जी।
नमस्कार अजय जी। यहाँ सारा सामान देसी घी में तैयार किया जाता है और थाली मिलती है यहाँ 130 रुपए की, जिसमें 5 पूरियां होती हैं और आलू की सब्जी। हलवा, इसके अलावा यहाँ मूंग की दाल का हलवा, और मालपुए और गुलाब जामुन भी मिलते हैं। और ये हैं यहाँ के बड़े ही खास माखन बड़े। ओहो, ये माखन बड़े हैं। माखन बड़े, जिन्हें दरअसल हम बालूशाही भी कहते हैं, मैदे के बने होते हैं और इन्हें घी में तलकर चाशनी में डाला जाता है। अच्छा अजय जी, बाकी तो सब ठीक समझ में आ गया। ये करंट के लड्डू क्या चीज़ है ये? करंट के लड्डू ठंड में बनाए जाते हैं जी, उड़द की दाल के बनते हैं। ठीक है। इसमें सोट, काजू, बादाम, किशमिश, ड्राई फ्रूट्स मिक्स रहता है अरे वाह, अच्छा। ताकि गर्मी करे और ठंड में ही बनाए जाते हैं। ठंड में ही, ठंड ठंड की ही प्रिपरेशन है ये। ठंड में ठंड में तो करंट मींस एनर्जी से इसको रिलेटेड, एनर्जी मतलब खाते ही करंट आ जाए। ठंड आ जाए। हाँ गुड। और सर एक आप तो पूरी सब्जी तो है ही है, हाँ। और पूरी के साथ सब्जी कौन सी देते हैं? हमारे यहाँ सब देशी घी की पूरी सब्जी बनती है, प्योर घी की। ठीक है। उसमें ना ऑयल मिक्स करते हैं, ना लहसुन, ना प्याज। अरे वाह, लहसुन प्याज के बिना है। हाँ, बिना लहसुन प्याज के। जी एक ये हो गई, और एक आपके मक्खन बड़े बड़े जी, है ना, मक्खन बड़े वो भी देसी घी में बनते सर हमारे यहाँ सब देशी घी हैं? का। देसी घी। और टाइमिंग्स क्या रहते हैं सर यहाँ के? सुबह 9 बजे से लेकर रात को 11:15 तक कंटिन्यू 11:30 तक कंटिन्यू। पूरी चालू रहती है। ठीक है, चलो जी खा के देखते हैं। बिल्कुल खाइए आप। सुबह 11 बजे के समय पे भोला गुरु पे खाली टेबल और चेयर देखकर पहली एक बार की तो मुझे लगा कि शायद मैं कहीं किसी दूसरी ब्रांच में तो नहीं आ गया हूँ। ये जी मैंने मंगवा ली है। यहाँ पे 2 पूरियाँ हैं और ये देते हैं आलू की सब्ज़ी। इसके अंदर ना तो लहसुन है ना प्याज है, और आलू और तरी है। और साथ में मैंने मंगवा लिया इनका एक सिग्नेचर स्वीट डिश है, मक्खन बड़ा बोलते हैं इसको। खा के देखते हैं जी टेस्ट कैसा है इसका। आटे की पूरियाँ होती हैं ये। मैं जी खाने लगा हूँ पहली बाइट भोला गुरु की पूरी सब्ज़ी। सब्ज़ी और गर्म हो सकती थी, ठंडी है। पूरियाँ गर्म हैं और इसमें ऐसी कोई फैंसी चीज़ नहीं है। बड़ी ही इन्होंने चीज़ें दरमियानी रखी हुई हैं, लेकिन मिर्ची बहुत है, बहुत स्पाइसी है जी। ठीक है, बड़ी सिंपल सी सब्ज़ी है। और ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा मेरे को कि ठंडी सर्व कर रहे हैं। तो जितना नाम है भोला गुरु का पूरी सब्ज़ी ने, तो खैर चलो एनीवेज। ये है जी मक्खन बड़ा। मैं इनको तलते तलते खाते हैं। मक्खन बड़ा अच्छा है, देसी घी की फील आ रही है, बिल्कुल सॉफ्ट है, मक्खन की तरह ही मुंह में घुल रहा जाता है। गुड। लेकिन वंस अगेन पूरी सब्ज़ी पूरी ठीक थी, सब्ज़ी में बिल्कुल मज़ा नहीं आया, पता नहीं क्यों। आई थॉट भोला गुरु का इतना नाम है तो शायद, चलो एनीवेज नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं। भाई अगली हमारी मंजिल है चंद्रशेखर आज़ाद मार्ग पर मावा बाज़ार में श्री सांवरिया कचौड़ी। इनकी कचौड़ियों के चर्चे दूर दूर तक हैं। आप देखेंगे यहाँ पे लोग बाग आराम से इनकी कचौड़ियों का लुत्फ़ लेते हुए। सांवरिया कचौड़ी का उज्जैन में अच्छा खासा नाम है। सुबह से ही समोसों और कचौड़ी के कदरदानों का तांता लगना शुरू हो जाता है। हेलो। और कचरू साहब के दोनों हाथ, एक हाथ में 2 दोने और दूसरी हाथ में कड़छी। ये हरे और लाल रंग की चटनियां सुबह से शाम तक यूं ही दोनों में उड़ेलती रहती हैं। देखें कचौड़ियाँ तो मोर और लेस ना सारी एक जैसी होती हैं, लेकिन कमाल होता है सारा का सारा चटनी के अंदर, जो उसका सारा जायका उठाती है। और इसके बारे में जानते हैं इनके ओनर से। मेरा नाम सब कचरूलाल पोरवाल। कचरूलाल पोरवाल जी है। नमस्कार। और नमस्कार। थैंक यू वेरी मच टाइम देने के लिए। बताइए, इतना नाम है आपकी कचौड़ियों का, कुछ खास चीज़? ये सब स्टार्टिंग तो मेरे पिताजी ने की थी, वही हमको सिखा के गए। मतलब क्या, ठीक है।
अच्छा, उनके सिखाए अनुसार ही हम अपना कार्य कर रहे हैं क्या। बिल्कुल ठीक है। और स्पेशल चीज़ है आपकी यहाँ पे चटनी, हाँ इसके बारे में बताइए ज़रा थोड़ा। ये वाली है ना? हाँ ये वाली है, ये मीठी है, ये गुड़ इमली की बनाई जाती है। गुड़ और इमली की, हाँ इसमें नमक हींग वगैरह सब दी जाती है। ठीक है। हाँ यही चीज़ और हाँ। साथ साथ क्या देते हैं आप? ये हरी चटनी, इसमें लहसुन, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च। होता है सारा, हाँ ठीक है। हरी चटनी हो गई, एक वो गुड़ वाली हाँ। चटनी हो गई, और वो क्या पड़ा है? वो पैकिंग के लिए है साहब का, दोनों मिला। हाँ ठीक है, सारी मिक्स करके। हाँ। बहुत बेहतर जी, बहुत बेहतर। अच्छा है कि टाइमिंग्स क्या रहते हैं? सुबह 8 बजे से शाम की 8 बजे तक साहब। सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक। और प्राइस क्या रहेगा? इसका प्राइस है 15 रुपये साहब। 15 रुपये। समोसा और कचौड़ी सेम? हाँ सेम रेट। ठीक, शुक्रिया जी, बहुत बहुत। मैंने तो गुड़ वाली और डलवा लिया है जी स्पेशली। ये खा के देखते हैं जी इनकी कचौड़ी। रश आप देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त है यहाँ पे, और साथ में इनकी जो है सिटिंग अरेंजमेंट भी है। एक दुकान में इन्होंने कन्वर्ट किया है, जो ये यहाँ पे स्टूल्स रखे हुए हैं छोटे छोटे, जहाँ पे लोग बैठते हैं। आइए जी, इत्मीनान से बैठकर ज़रा लुत्फ़ लेते हैं यहाँ की कचौड़ी का। गर्मा गर्म कचौड़ी है, 2 चटनियाँ दी हुई हैं इन्होंने साथ में। गुड़ वाली मैंने स्पेशल डलवाई है और हरी चटनी है। गर्मा गर्म कचौड़ी विद गुड़ की चटनी। देखें जी, जो हरी चटनी है ना, उसका टेस्ट तो बाल्टी वाली चटनी के बिल्कुल ना मिलता जुलता सा है, और गेम चेंजर और जायका उठा रही है यहाँ पे गुड़ वाली चटनी। मीठे और तीखे का कॉम्बिनेशन आप सोच सकते हैं क्या चीज़ है। मज़ेदार मज़ेदार। जहाँ तक मैं बात करूँ कचौड़ी की, तो कचौड़ी बिल्कुल खस्ता है, और थोड़ी देर अगर पड़ी रही चटनियों में तो सौगी हो जाएगी। तो असली मंत्र यही है कि फटाफट खा जाओ। फीलिंग अच्छी खासी है जी, बहुत बढ़िया। मसाले वसाले डाल के, काली मिर्च, धनिया वगैरह फर्स्ट क्लास फील हो रहा है। आला कचौड़ी। अगली मेरी मंजिल थी उज्जैन का बड़ा ही मशहूर जायका आलू बड़ा, और आलू बड़ा भी नरेंद्र टॉकीज का। मैं अब खड़ा हूँ यहाँ पे नरेंद्र टॉकीज़ पर। ये नरेंद्र टॉकीज़ है जो बंद हो चुका है, और यहाँ पर एक फेमस आलू बड़े की दुकान हुआ करती थी। अब यहाँ पे किसी ने बताया है वो आगे चली गई है। चलिए जी, देखते हैं आके यहाँ के आलू बड़े का मज़ा। ये रही वो दुकान, फेमस आलू बड़ा के नाम से है ये। आइए जी, खाते हैं आलू बड़ा। यहाँ का नाम है इसका फेमस आलू बड़ा। और आलू बड़ा का रेट है यहाँ पे 17 रुपये। फेमस आलू बड़ा, ठीक है। ये पड़े हुए हैं जी यहाँ पे मैजिकल आलू बड़ा। यहाँ से कवर करते हैं इधर। ओहो, ये तो देखने से ही बड़े क्रिस्पी और वो लग रहे हैं, वेरी नाइस। आके देखते हैं ये आलू बड़ा। नमस्कार, पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपक पंजवानी है। दीपक पंजवानी जी। हाँ। दीपक पंजवानी जी, आलू बड़ा का अगर नाम लेंगे ना, तो मेरे ख्याल से उज्जैन के अंदर यहाँ का नाम सबसे पहले है। हाँ जी। तो सर कुछ खास बताएं इसके बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, कैसे है? ये हमारे 50-60 साल पुरानी शॉप है। ठीक है। हमारे दादाजी ने शॉप चालू करी थी ये। उस समय 35-40 पैसे से स्टार्ट किया था ये। तो आज मैं तीसरी पीढ़ी हूँ, इसे लगातार सेवा दे रहा हूँ। तो हमारा खासियत ये है कि इसमें स्पाइसी रहता है। स्पाइसी, ऊपर का जो क्रंची रहता है, और इसमें ऑनियन कच्ची डाली जाती है। अनियन कच्ची डाली जाती है? हाँ, कच्ची मसाला तैयार होने के बाद ऑनियन कच्ची डाली जाती है। ऊपर की कवरिंग किस चीज़ की होती है? बेसन की होती है, और साथ में मसाला वगैरह जो अंदर होता है वो स्पाइसी होता है। हाँ, स्पाइसी रहता है। मसाले में एग्जैक्टली क्या होता है वैसे? मिर्ची, अपना नमक, अमचूर, शक्कर, गरम मसाला। और किसके साथ देते हैं ये आप? ये पाव के साथ दिया जाता है। ये पाव के साथ दिया जाता है? हाँ जी। पाव और ये। हाँ जी। राइट। और इसके अलावा यहाँ पे ढोकला वगैरह भी है सर? ना, ढोकला चालू करा है अभी। जी। आलू बड़ा
गर्मा गर्म क्रिस्पी एंड दिस इज पाव। और इसकी लोकेशन अगर समझानी हो तो सर कैसे बताएंगे? लोकेशन ऐसा है कि ये नजर अली मार्ग कहलाता है, ठीक है। सेंट्रल कोतवाली रोड। ओके, ठीक है। और टाइमिंग्स? टाइमिंग सुबह 10 से रात को 8 बजे तक। 10 से 8। हाँ और जी। इसका प्राइस क्या रहता है? ये 17 और 3 का पाव है। 17 और 3 का पाव। हाँ, 20 रुपये का 20 रुपये का पैकेज है, शुक्रिया। है ना। यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट है सारा और लोग आराम से यहाँ बैठ के लुत्फ लेते हैं। गुड। ये है जी, इन्होंने दिया है आलू बड़ा जिसके अंदर बेसन की कवरिंग होती है और ये क्रिस्पी कितना है आपको इसके ना एक्सटेंशन से ही अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखें, अगर ये कड़क ना होता तो इतनी एक्सटेंशन ये हो ही नहीं सकती थी। और स्पाइसी हैं कहते हैं, लेट्स सी। और साथ में ये देते हैं ये बन। इसको वैसे तो जी बन के साथ खाते हैं, मैं पहले ना ये एक बाइट इसकी लेता हूँ ज़रा। ये जो आवाज़ें हैं ना कड़कड़ की, इससे अंदाज़ा हो गया होगा आपको कि ये कितना क्रिस्पी है इसके ऊपर का। ये तो है जी मज़ेदार। अब ज़रा अंदर चलते हैं, स्पाइस का मज़ा लेना। ये देखें जी, ये है इसकी अंदर की फिलिंग, अच्छी खासी फिलिंग है। ये देखें ना, पूरी आलू भरे हुए हैं और ये हैं मसाले, मटर हैं, प्याज ये कच्चे डालते हैं इसके अंदर और ये मिर्चें वगैरह नज़र आ रही होंगी आपको। लीजिए जी, लेट्स हैव अ बाइट। फेमस आलू बड़ा ऑफ नरेंद्र टॉकीज। और मिर्ची की क्या क्या। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो प्लीज़ यहाँ पे आइए, बड़ा मज़ेदार है। और जो मसाला है ना थोड़ा सा ड्राई ड्राई सा है। आलू हैं बीच में, मोटे मोटे चंक्स हैं आलू के, बाकी मसाले फील हो रहे हैं। लेकिन पहले बाइट लेते ही जो एक बस्ट ऑफ स्पाइस आता है, मिर्ची है, दैट्स आई थिंक उसी को जो है ना बैलेंस करने के लिए उसकी काट ये जो है बन दिया है। इसके साथ मिला के खाएंगे अब आगे से। बहुत बढ़िया है जी, जायका बेस्ट है इसका। एंड इफ़ यू लाइक स्पाइस यू कैन कम ओवर हियर। अब मैं एक इसकी बाइट जो है बन के साथ मिला के खाता हूँ, विद बन। मुझे मुंबई की वड़ा पाव की याद आ गई। सिर्फ एक मिर्च की कमी है और आला टेस्ट है जी, मज़ेदार। काफ़ी करारा खाने के बाद अब दरकार थी कुछ मीठा खाने की, और अगर आपका मन हो बढ़िया सी कुल्फ़ी और लस्सी पीने का तो फेमस कुल्फ़ी सेंटर से बेहतर और कोई जगह नहीं है। 1945 से ये है जी कुल्फियाँ यहाँ की। और इन्हीं के कप्स में कैसी कवरिंग है इसकी? 10 की है, 10 की? 10 की है ना। एक मिनट देखो ना। ओके, 10 की, ठीक है। ये फिर दोबारा रीयूज़ हो जाता है इसमें जमाने के लिए, ठीक है। वापस माल जमा हो जाता है, ठीक है। और ये पहले निकलती है, यहाँ जमाते हैं ना इसको। ये देखें जी, ये डब्बियाँ जो 10 की हैं पहले यहाँ पे जमा हुई होती हैं। एक बार ये निकालते ज़रा दिखाओगे एक बार? हाँ, आप आ गए, चलो। और ये फिर ऐसे निकाली जाती हैं ऐसे बेलचे से। फिनिश प्रोडक्ट का सबसे पहला प्रोसीजर यही है। यहाँ से निकालने के बाद ये फिर जाती हैं इस काउंटर पर जहाँ पे वो अलग-अलग हो। शुक्रिया जी, शुक्रिया। यहाँ निकालने के बाद ये है टिन की कवरिंग है इसकी। ये देखें जी, ऊपर टेप लगी हुई है इसकी ब्लैक कलर की, वो निकाल देते हैं। इसके ऊपर का ये कवरिंग निकालते हैं। एंड दिस इज़ अ 10 पैकिंग बेसिकली।
एक केसर पिस्ता खिलाइए जी। ये कौन सी है? ये रबड़ी कुल्फी है। अरे वाह, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। ये है जी केसर, खा के देखते हैं जी कैसी है। ये है जी केसर पिस्ता, 1 slice ऑफ दैट मस्ट बी वेरी हैवी। ये देखें, ये सारा का सारा ये पिस्ता नज़र आ रहा है आपको ये। एंड लेट्स सी, थिक एंड रिच, वेरी स्मूथ, ठंडी ठंडी पिस्ते की फीलिंग और केसर का स्वाद, ठंडी ठंडी बेहतरीन, वेरी स्मूथ, बड़ी मशहूर है। कुल्फ़ी का नाम लेंगे तो ये फेमस कुल्फ़ी सेंटर ही आपको उज्जैन में आना पड़ेगा। काफ़ी वैरायटीज़ हैं जो मैंने आपको दिखाई, मैंने आज ये सिलेक्ट करी है। मेरे ख्याल से मैं लस्सी भी पीऊँगा। मेरी ये लास्ट डेस्टिनेशन है, मैं फुल्ली लोड होकर इंदौर वापस जा रहा हूँ। साथ ही मैंने मंगवा लिया जी केसर लस्सी भी, और लस्सी बड़ी थिक लग रही है क्योंकि चम्मच जो ऐसा खड़ा हुआ है ना, ये ऐसे नहीं तो इधर उधर डोल जाता अभी तक। ओह, वेरी थिक केसर लस्सी है ये देखें, ये 180 डिग्री पे खड़ा होने के बाद अब गिरना शुरू हुआ है ये। वेरी थिक, वेरी थिक। कंसिस्टेंसी देख के आपको अंदाज़ा लग गया होगा, मज़ेदार लस्सी। लस्सी का वो पेक्यूलियर सा हल्की सी खटास और केसर का स्वाद, वेरी स्मूथ, वेरी रिच, मज़ेदार मज़ेदार, ठीक है, अच्छी है। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो ये चौक लेखरवाड़ी कामरी मार्ग पर सिचुएटेड है और इसके टाइमिंग्स हैं सुबह 10 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। खाना ज़रूर ख़त्म हो गया है, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, आप महाकाल की भस्म आरती देखे बिना जाइएगा नहीं। मध्य प्रदेश के मालवा में शिप्रा नदी के तट पर हजारों सालों से भी पहले से बसी है भारत की सबसे प्राचीन सांस्कृतिक एवं धार्मिक नगरी उज्जैन। अलग अलग सदी में ये अलग अलग नामों से जानी जाती रही है। उज्जैनी, अमरावती, कुशास्थली, कनकशंगा और अवंतिका। अवंतिका नगरी भय को दूर करने वाली, अकाल मृत्यु का योग होता है उसको दूर करने। प्राचीन काल में ये कापालिकों का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है और उज्जैन के जितने इस समय देवता उपस्थित हैं, ये सभी कहीं ना कहीं अघोर या कापालिक मतों के ही प्रतिपादक हैं। काल भैरव, काल भैरव का अर्थ होता है कि जो काल अर्थात समय का भी भरण पोषण करने में सक्षम हो। गढ़कालिका, ये क्रम से सबके नामों में काल का जो वर्णन आ रहा है, काल अर्थात समय, और उस काल के ऊपर भी जो नियंत्रण करता है वह महाकाल है।
दूषण दैत्य का वध करने के लिए और उसके कोप से एक ब्राह्मण बालक को बचाने के लिए भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे इस जगह पर और उस दैत्य को और उसकी समस्त सेना को यहाँ पर नष्ट कर दिए थे। उस बालक के निवेदन पर भगवान महाकाल ने हमेशा के लिए उसके पास निवास करने का निश्चय किया और इस ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में यहाँ स्थित हो गए। तब से यह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग यहाँ पर विराजमान है। भगवान शिव देश भर में 12 स्थानों पर ज्योतिर्लिंगों के रूप में विराजमान है। उज्जैन में इन्हीं में से एक ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है। भगवान शंकर का ये एक पूरा ब्रह्मांड में एक ही शिवलिंग है जो दक्षिणाभिमुख ज्योतिर्लिंग है। दक्षिण दिशा काल की, काल को जिसमें भस्म कर रखा है वो महाकाल है। गर्भगृह में ऊपर सिद्धि यंत्र स्थापित है। महाकाल के बाईं ओर गणेश विराजमान है। दाईं ओर त्रिशूल के पीछे कार्तिकेय और दोनों के मध्य में माता पार्वती। गर्भगृह के बाहर नंदी की प्रतिमा मौजूद है। दर्शनार्थी यहाँ पर बैठकर गर्भगृह में प्रवेश करने का इंतजार करते हैं। अलग अलग प्रांतों और समुदायों से आए हुए भक्त तरह तरह की साधना करके श्री महाकालेश्वर को प्रसन्न करने का यत्न करते हैं। दिन भर पुजारी पूजा अर्चना करते हैं और अलग अलग तरह की आरती समर्पित करते हैं। यहाँ प्रार्थना के बाद अपनी मनोकामनाओं को नंदी के कान में कहने का चलन भी है। इन सब पूजा अर्चना आरती भक्ति के बीच में कई सदियों से विराजमान है महाकाल। मुक्ति की ओर ले जाने वाले महाकाल की आराधना में कई आरतियां की जाती हैं। सूर्योदय से पहले भस्म आरती से दिन की शुरुआत होती है। भस्म आरती के दौरान महाकाल को पंचामृत अर्पित किए जाते हैं। उसके बाद महाकाल का जलाभिषेक होता है और फिर अनेक विधि विधाओं से महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। भगवान यहाँ पर ब्रह्म रूप में विराजमान है क्योंकि ब्रह्म का जो स्वरूप है निराकार और साकार दोनों स्वरूपों के अंदर परमपिता परमात्मा रहते हैं। भगवान महाकाल जब प्रातः काल भस्म आरती होती है तो वो निराकार से साकार रूप धारण कर लेते हैं, अर्थात शिव से वो शंकर बन जाते हैं। अंत में महाकाल पर भस्म अर्पित की जाती है। ये प्राचीन मंदिर जब से स्थापित हुआ है तब से यहाँ पर भस्म का लेपन होता है और यह क्रिया भगवान महाकाल की प्राचीन समय से सन्यासियों का एक विशेष वर्ग करता आया है और सन्यासियों के उस विशेष वर्ग का जो महंत होता है वही भगवान महाकाल पर भस्म का लेपन किया करता है। और प्रातःकाल नित्य भगवान महाकाल की भस्म आरती उसी क्रम से करते हैं जिस क्रम से आज के हजारों वर्षों पूर्व होती थी। और यही भगवान महाकाल की मुख्य पूजा मानी जाती है।
भस्म आरती का समापन प्रचंड अग्नि, डमरू की तीव्र ध्वनि एवं शंख के जोरदार स्वर के साथ किया जाता है। प्रातः काल भस्म आरती के बाद 7 बजे दध्योदक आरती होती है। दही और चावल का भोग लगाया जाता है। दोपहर 10 बजे भोग आरती होती है, जिसमें भोग का अर्पण किया जाता है। शाम 5 बजे भगवान महाकाल का पूजन श्रृंगार होता है, जिसमें भगवान महाकाल को भांग समर्पित की जाती है। उसके बाद जल चढ़ना बंद हो जाता है। शाम 7 बजे संध्या भोग आरती की जाती है। संध्या काल में आरती के दौरान तेज नगाड़ों, ढोल, घंटियों के साथ महाकाल का वंदन किया जाता है। जो संध्या आरती होती है, संध्या आरती को मृदंग आरती भी कहा जाता है। तो वो आरती का दिव्य दृश्य ऐसा लगता है कि कोई राजा का मनोरथ हो रहा है। भगवान राजा के स्वरूप में बैठते हैं। अवंतिका के राजा है, ब्रह्मांड के राजा है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ कोई भी दूसरा राजा रात्रि विश्राम नहीं करता। महाकाल ही स्वयं ब्रह्मांड के राजा है। संध्या काल में लाखों की संख्या में पक्षी मंदिर के प्रांगण में लगे पेड़ पर एकत्रित होते हैं और आरती की भव्यता पर 4 चांद लगा देते हैं। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के बाद अमृत लेकर जाते समय अमृत की 4 बूंदें कलश से छलकीं और पृथ्वी पर गिर गईं। उसके बाद उन 4 स्थानों हरिद्वार, नासिक, प्रयाग और उज्जैन में कुंभ मेले की प्रथा का जन्म हुआ। कुंभ के दौरान चैत्र मास की पूर्णिमा से लेकर वैशाख की पूर्णिमा तक पवित्र क्षिप्रा नदी में स्नान करने को काफी महत्वपूर्ण माना गया है। हमारा सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि आए, महाकाल की नगरी है, अवंतिका है। यहाँ पर उनको सब चीज सुलभता से मिलेगी, पर एक निष्काम भाव से आए। शास्त्रों के अंदर भगवान शिव के चरण स्पर्श का महत्व, अर्थात भगवान शिव के चरणों में स्पर्श है, ना कि लिंग पे स्पर्श है। दूर से ही भगवान शिव को भी यदि नमस्कार कर लेता है, दूर से यदि भगवान शिव को किसी जल पात्र के माध्यम से भगवान पर जल चढ़ा देता है, तो भगवान महाकाल के ऊपर जल चढ़ता है। यह भावना लेकर आए। भगवान के ऊपर जो जल चढ़ रहा है, जल लेने की प्रथा, जो निर्माल्य से लेने की प्रथा है, वो जलाधारी से है। कुछ लोग श्रद्धालु भगवान का जो कलश चढ़ रहा है उसमें से जल लेते हैं, वो गलत है। भगवान महाकाल को मस्तक नहीं लगाना चाहिए, उनको या तो जलाधारी में स्पर्श करे। वो दूसरा, मंदिर की एक मर्यादा है, उसका पालन करें। अपनी जो भी शासन के द्वारा जो व्यवस्था बनी हुई है, उस व्यवस्था का पालन करें। सदियों से सभी के स्वागत में हाथ जोड़े खड़ी हैं मंदिरों की नगरी उज्जैन, और सदियों से भक्तों को अपनी कृपा के आगोश में भरकर उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हुए विराजमान हैं कालों के काल महाकाल। भीड़ आज इतनी ज्यादा नहीं है और चारों तरफ शिव के जयकारे लग रहे हैं। माहौल बिल्कुल भक्तिमय हो गया है जी। मैं अभी दर्शन करके निकला हूं, लेकिन बाहर का प्रेमाइसिस मैं आपको बता दूं, ये अखंड यहाँ पे जो है धुन चलती रहती है शिव मंत्र की, और इतना सुंदर कॉरिडोर बनाया हुआ है इन्होंने। आप मेरे पीछे देखें, मैं आपको दिखाता हूं अभी। ये महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर है। जब आप आएंगे तो ये आपके दाहिनी तरफ बना हुआ मिलेगा। इतनी सुंदर मूर्तियां बनी हैं जैसे कि अभी जीवंत होकर आपके सामने आ जाएंगी।
अब वक्त हो गया यहाँ से विदा लेने का। जल्दी ही अगली कहानी में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।